जी नमस्कार संजय जी। जी अनुराग जी नमस्कार। जी बहुत दिनों बाद आपसे भेंट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी जी कैसा है गांव में इस समय वातावरण? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वातावरण है। और यहाँ पे पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट है और कोरोना रहित। जी जी। तो कोरोना रहित। जी जी जबकि बिल्कुल। देश भर में फिर से लहर जाग उठी है कोरोना की, कहें तो। जी बिल्कुल, अफरा तफरी का माहौल देश भर में शुरू हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम आज का हालांकि टॉपिक डिस्कस करना शुरू करते हैं, द राइज इन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो जी उल्टा इससे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस टॉपिक को लेकर आप आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि ये एक, मैं कहूंगा कि आपका और मेरा ही एक जुड़ा स्वभाव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हमने ये शुरुआत करी थी इस टॉपिक की। और पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो आज की नहीं, और जो देश की नहीं, जो घर घर में भी होती है हालांकि। बट आज हम देश की पॉलिटिक्स की ही बात करें तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इन चीजों को लेके आपका क्या मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू था जो आप बताना चाहेंगे हमें, और थोड़ा आप हमें इसका ज्ञान भी दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो अनुराग जी, सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती क्या है। तो मूल तौर पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है वो किसी भी धर्म, जात, कास्ट, क्रीड, कलर, रेस के आधार पर जो एक आइडेंटिटी डेवलप होती है, और उस आइडेंटिटी के आधार पर जो राजनीति होती है, जो पॉलिटिक्स होती है, और जिसके नाम पे फिर एक पोलराइजेशन होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, तो वो एक माहौल जो बनता है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है। और हमने ये टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि आज जो देश का और विदेश का जो माहौल है उसमें ये एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। चाहे भारत की बात करें या फिर वर्ल्ड डेमोक्रेसी, जिसमें डेवलप्ड डेमोक्रेसी भी आती हैं, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका है, तो वहाँ पे भी इस तरह की राजनीति हाल ही में हमने देखने को मिली। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक अलग तरह की राजनीति लेके आए, जिसमें पोलराइजेशन, इस्लामोफोबिया, रेसिज्म और वाइट सुप्रीमेसी। तो ये कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और रेलेवेंट हो जाता है आज के परिदृश्य में। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर हम शुरुआत अपने कंट्री से करें, उसमें आपको क्या लगता है, अगर हम प्रेजेंट से शुरुआत करके पास्ट में तो हम जाएंगे, तो आजकल की डेट में जो मेरा विचार है वो तो ये फिलहाल मुझे दिखता है कि ये तो वन साइडेड पॉलिटिक्स चल रही है। ऑपोजिशन को सीधा सीधा तोड़ दिया जाता है। यहाँ तो एमएलए जी खरीद लिए जाते हैं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहूंगा। कहीं भी इलेक्शन हो तो क्या, मेरा विचार में तो हम एक टुवर्ड्स दादागिरी के अंडर जी रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल ऑलरेडी थ्री फिगर्स उस पे आ चुका है, थ्री नंबर फिगर्स पे। और नौकरियां हैं नहीं। लेकिन हाँ, हमारी जी सरकार कहती है कि सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो जी जी इस पर आपका क्या विचार है? जी। तो पहले मैं इस पे आता हूँ कि भारत में किस तरीके से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पास्ट से लेके प्रेजेंट में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो इसको मैं तीन पार्ट में डिस्कस करूँगा, जिसमें जो आज़ादी के टाइम से लेके जो 80 के दशक तक की हम बात करेंगे, उसके बाद फिर 80 और 90 के बीच में, और फिर उसके बाद वर्तमान पिछले 10 से 15 साल के बीच में। तो अगर हम आज़ादी के दौर में और उसके आसपास के दौर की अगर बात करें, तो उस समय में एक, जब देश का बंटवारा हुआ था, तो डेफिनेटली आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हावी थी, क्योंकि भारत का जो डिवीज़न हुआ था वो रिलीजन के आधार पर हुआ था, कम्युनिटी के आधार पर हुआ था, हिंदू और मुस्लिम। इस वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स काफ़ी चरम पर पहुंच चुकी थी। और लेकिन जब बंटवारा हुआ तो भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम सेकुलर कंट्री बनेंगे और रिलीजन के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे 70-80 तक, दशक तक तो ये चीजें चलती रही। धर्म के नाम पर राजनीति एक तरीके से काफी कम थी।
परंतु जब 80 और 90 का तो ये चीजें फिर से हावी होने लगी जब राजीव गांधी जी का टाइम आया, जब उन्होंने राम मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए। उसके बाद फिर कुछ दंगे भी हुए, बाबरी का जो इंसिडेंट हुआ, फिर उसके बाद राम मंदिर मंदिर का एक आंदोलन जो चला, तो उसमें एक हिंदुत्व अपराइजिंग करके एक पॉलिटिक्स उभर के आई, जो एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स थी, जो कि कांग्रेस या फिर जो उस टाइम पे जो वर्तमान में जो पार्टियां थी उससे एक अलग हट के पार्टी आई। और अगर हम अभी की बात करें तो फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उसमें हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है उतनी ज्यादा हावी नहीं थी, क्योंकि वो गठबंधन की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने जब 2004 से लेकर 2014 की सरकार चलाई, उसके बाद जो बीजेपी का जो एक फिर से जो सरकार बनी और अपराइजिंग हुई, तो इस दौर में हिंदुत्व जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है ये अपने कहीं ना कहीं चरम पर पहुंचती जा रही है, पहुंच चुकी है। और क्योंकि बीजेपी का जो एक बैकबोन है वो आरएसएस से भी जुड़ा हुआ है, ये भी एक कारण है। और जो बीजेपी पार्टी है या कुछ और जो इससे जुड़ी पार्टियां, इन्होंने पब्लिक को एक बहुत ही अच्छे तरीके से मोबिलाइज करने की कोशिश की है, कंसोलिडेट करने की कोशिश की है उनको। जो उन्होंने जो अपने आइडियल्स हैं या फिर जो अपनी विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से, प्रभावी तरीके से जनता तक पहुंचाया है, जिसमें वो एक भारत की एक बहुत ही बृहद छवि दिखाने की कोशिश करते हैं, अखंड भारत बनाने की कोशिश करते हैं। और वो जनता तक बहुत अच्छे से पहुंचाया है, और वो अपने आप को एक अलग ग्रुप में एक अलग ही उसमें देखते हैं, चश्मे से देखते हैं कि हम अलग हैं बाकी कम्युनिटी से। और जबकि मेरा ये मानना है कि आज के दौर में, जबकि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, तो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे पॉलिटिक्स जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। परंतु ये एक अपने आप में एक अजीब सी एक सिचुएशन डेवलप हो रही है देश में, जिसका गवाह हम लोग बन रहे हैं जी। इसको मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में एक आम इंसान में आप और मैं भी शामिल है, वो इस चीज को कैसे डील कर पाएगा, जी इतनी हार्ड पॉलिटिक्स को। क्योंकि जो जी भी डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले होते हैं, जैसे कि चलिए मैं थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाके कहता हूं कि दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में ज्यादातर पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दी गई है, जी चीफ मिनिस्टर का रोल घटा दिया गया है। अब ये पॉलिटिकल जी डिसीजन है या मतलब, अगर मैं फिर भी बॉटम लाइन पे आ जाऊं तो एक आम इंसान या एक डेली, कह लीजिए कि दिहाड़ी पे काम करने वाला इंसान या डेली नौकरी करने वाला इंसान, वो इसको कैसे झेल पाएगा। आपकी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जी रोज का रोटी पानी का खर्चा, स्कूल का खर्चा, ऊपर से आपका कोरोना आ गया है। तो जी उस चीज में हमें जो सुनने में आता है, बस वो सेम एबीसीडी रोज रिपीट होती है। जी अगर आप ध्यान दें तो अभी मान लीजिए इलेक्शन है, तो वहां पे हम्म कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाती हैं, कुछ हो जाती हैं। और हम्म मतलब वो चीज रिपीटेटिवली हर जगह नजर में आई है। तो शुरुआत अगर मैं जी करूं जी तो जी आप पहले पहले तो आप मुझे बताइए कि एक नॉर्मल इंसान वो कैसे इसको झेलेगा। क्योंकि जी रिलीजियस बेसिस पे तो चलना बहुत ही, कहें तो ये एक बहुत ही मजाकिया बात है। लेकिन हाँ, जी पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स में तो आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपको पावर है तो। बट पॉइंट जी इज के एक आम इंसान जो अपना ना रिलीजन में इतना घुसता है, ना अपना नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, ना उसको इन चीजों में इंटरेस्ट है, तो उसके ऊपर तो ये दबाव पड़ गया चीजों का। आपने बैंक्स को बदल डाला, प्राइवेटाइजेशन पे आप जा रहे हैं। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा हमें बताना चाहें। जी अनुराग जी, जैसा कि आपने बताया कि जो आम आदमी पे इस चीज का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, चाहे वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो या रिलीजन के आधार पर जो ये राजनीति हो रही है, और इस कारण से आर्थिक व्यवस्था भी जो है देश में बिगड़ रही है, गरीबी और जो बेरोजगारी हो रही है। तो मेरे विचार में अगर
हम पिछले 1 साल की बात करें तो जो लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण जो देश की स्थिति बनी, इसके कारण से बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई और उसी के कारण से महंगाई भी बढ़ रही है, क्योंकि जब आर्थिक स्थिति और आर्थिक जो गतिविधियां हैं वो बंद रही, तो इस कारण से कहीं ना कहीं लोगों की आमदनी बंद रही, अर्निंग का सोर्स बंद रहा, तो डेफिनेटली लोग खर्चा नहीं कर पाएंगे और वो महंगाई भी लगेगी उनको। गैस के दाम और पेट्रोल के दाम हाल ही में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं। अभी हम हाल ही में हम चर्चा कर रहे थे कि गैस के दाम, गांव में हमने बात की तो बोल रहे हैं कि 900 950 के करीब गैस का दाम बढ़ गया और घर में पहुंचाने का वो करीब 1,000 रुपया पड़ जाता है। तो हमने कहा कि ये कौन खरीद सकता है। तो गांव में लोग क्या है कि चूल्हा और लकड़ी से तो वैसे भी काम लकड़ी चलाते से। थे, तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव उपलब्ध है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही क्राइसिस की सिचुएशन डेवलप हो रही है देश में। और इस बीच में अगर हम बात करें कि एक अलग सी पॉलिटिक्स जो है वो देश में पैदा हो रही है, जिससे लोगों का कोई ज्यादा सरोकार नहीं है, परंतु जो धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसमें जनता को एक तरीके से बरगला दिया जाता है और उनका एक ब्रेन वॉश हो जाता है, जिसके कारण से उनको बाकी मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं और उनको सिर्फ एक नशे की गोली दी जाती है और उसके लिए वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, उसमें वो सारे मुद्दे भूल जाते हैं। और वर्तमान में जो राजनीति है वो कुछ इस तरह की ही है कि अब चाहे आप अभी हाल ही में जो चुनाव होने वाले हैं, बंगाल चुनाव, केरला चुनाव और आसाम, आसाम इनकी चुनाव। भी अगर आप बात करेंगे तो वहां पे भी जो है बाकी मुद्दे साइड हो गए, जैसे महंगाई और बेरोजगारी, और इन सब पे कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। जो फोकस हो रहा है वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, कम्युनिटी पॉलिटिक्स, रेशियल, रिलीजन, इवन रीजन क्षेत्रवाद जी की भी जी राजनीति है। यही जी। राजनीति वहाँ पे काफी हावी है, बंगाल में, केरला में, आसाम में। और जनता भी उसी राजनीति के रंग में रंग जाती है और वो खुद भी मुद्दे भूल जाते हैं। परंतु ये स्थिति जो है ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं सकती, क्योंकि जनता जब इन मुद्दों को धीरे धीरे समझने लगती है तो वो कहीं ना कहीं इम्पेशंस हो जाती है। जैसे कि 2011 में हमने देखा, जब महंगाई बढ़ी और आंदोलन हुए, तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन होता है और इस सिचुएशन का भी समाधान सत्ता परिवर्तन से ही होगा। जी। ओके ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपको इसमें मैं अगर एक और बताऊं कि आप मानते हैं कि कोरोना भी एक आइडेंटिटी को छूता है, उसके एवज में भी बहुत कुछ किया जा रहा है। जैसा जी, कि मैं मैं आपका सवाल जैसा कि समझ नहीं पाया। जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कोरोना जी। एक बीमारी आई है, वो पूरे विश्व जी। भर में आई है, लेकिन कंट्री वाइज देखा जाए हिंदुस्तान में अगर कोरोना की एवज में भी पॉलिटिक्स हो रही है, इज दैट आल्सो एन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोरोना के नंबर्स के साथ भी आप खिलवाड़ कर सकते हैं, उसके एवज में आप बहुत कुछ लोगों को बरगला सकते हैं। तो क्या आपको लगता है ये भी एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का हिस्सा है? जी, इसमें एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 1 साल से कोरोना की महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन रहा और अलग अलग चीजें बंद रही और बहुत सारी प्रॉब्लम, समस्याओं को लोगों को सामना करना पड़ा। परंतु अगर हम इसमें राजनीति की बात करेंगे तो नवंबर में पिछले साल 3-4 महीने पहले मध्य प्रदेश में और कुछ राज्यों में चुनाव हुए, तब बड़ी बड़ी रैलियां हुई और लोग इकट्ठे हुए और जिसकी वजह से क्या है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। और अब जो चुनाव हो रहे हैं, अब क्योंकि इस टाइम पे कोरोना की फिर से दूसरी लहर चालू है और बहुत तेजी से एक दिन में 60-60 हजार केस आ रहे हैं, लेकिन अगर इलेक्शन की बात करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी मेगा रैलियां हो रही हैं केरला में, बंगाल में, आसाम में। तो वहां पे भी पॉलिटिक्स एक इस तरह की नजर आती है कि इलेक्शन में कोई भी नियम या कोई भी कानून पॉलिटिशियंस के लिए काम नहीं करते, वहां पे कोरोना नहीं फैलता है। लेकिन अगर हम आम आदमी की जिंदगी की बात करें तो उसमें हर छोटी छोटी चीज में लिमिटेशन लगा दी जाती हैं। स्कूल, कॉलेज या फिर छोटे छोटे इकोनॉमिक गतिविधियों को बंद कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी पॉलिटिक्स तो है ही, ये हम समझ सकते हैं। ओके ओके। और अगर हम अपने मीडिया की बात करें, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसको भी आइडेंटिफाई कर दिया जाता है? जी, डेफिनेटली जिस पॉलिटिक्स की हमने अभी बात की, इसमें मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो एजेंडा जो पॉलिटिकल पार्टीज चलाती हैं, मीडिया उसी को ही या तो क्रिटिसाइज करने का काम करता है या तो प्रमोट करने का काम करता है।
तो मीडिया जिस तरीके से हम अपने देश में भी देखते हैं कि दो धड़ों में बढ़ चुका है, तो कुछ जो मीडिया है पिछले हम अगर 5-7 साल की बात करें तो वो एक तरफा एक एजेंडा चलाने की कोशिश करता है, जिसमें आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कह लीजिए आप, या रिलीजन के आधार पर जो बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, एक सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट करने की बहुत बड़ी कोशिश हो रही है, और जिसके एविडेंस और जिसके प्रमाण हम अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं कि इन डिबेट्स की वजह से, मीडिया में जो प्रोपेगेंडा चलता है उसकी वजह से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं नफरत की भावना पैदा हो जाती है, एक अलग तरह की पॉलिटिक्स देश में हावी होती जा रही है, जिसका एक दूरगामी प्रभाव हो सकता है। अगर इसी का एग्जाम्पल मैं दूं आपको, अमेरिका में तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये एक इसी तरह का माहौल देश में बना, क्योंकि एक अमेरिका जो है एक बहुत ही हेल्दी और बहुत ही पावरफुल डेमोक्रेसी के रूप में माना जाता है, परंतु डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने अपने जो बयान दिया और जिस तरह की उन्होंने राजनीति की, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, तो देश में एक अलग ही माहौल बना। जिस लोकतंत्र को, अमेरिका को हम जानते थे कि एक लिबरल, एक ओपन, एक डेमोक्रेसी है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जहाँ हर धर्म के लोग, हर जात के, हर कलर के, दुनिया भर के लोग आ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कहा जाता है लैंड ऑफ माइग्रेंट्स। परंतु वहां पे वो माहौल बदल गया, वहां पे स्पेनिश लोग, मैक्सिकन लोग और एशियन इंडियन, अमेरिकन एशियन, इन सब लोगों के साथ कहीं ना कहीं एक अलग ही तरह की भेदभाव होना चालू हो गया, ब्लैक्स के साथ होने लगा। तो वो एक राजनीति डेवलप होकर आई जो कि कभी हमने इतिहास में नहीं देखी थी, परंतु लोगों ने उस चीज को नकार दिया, और बाइडेन जो है, जो बाइडेन जो है वो चुन कर आए हैं, परंतु जो गैप जो सोसाइटी में क्रिएट हुआ है उसको भरने में कहीं ना कहीं अभी टाइम लगने वाला है। राइट। तो अच्छा, इसको इस सिलसिले को देख के आपको लगता है कि अगर कंट्री के अंदर ही पॉलिटिकल सिनेरियो इतना खराब हो रहा हो, या जिसे कहें कि कुछ लोग कहेंगे ठीक चल रहा है या कुछ इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं? जी, एक्सटर्नल फैक्टर्स जी, का मेरा मतलब है बाहरी देश इन चीजों को ऑब्जर्व करते हुए इसका फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो दूसरे देश पे नजर ना रखता हो। तो आपको लगता है कि ऐसा होने का पूरा पूरा प्रभाव होता है या इसका असर पड़ता है? जी, डेफिनेटली जो भारत देश में जो माहौल बन रहा है, इवन किसी भी कंट्री में जो इंटरनल डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से जो एक वातावरण डेवलप होता है, और जो वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट होती है जिस तरह की पॉलिसीज चलाती है, इसका एक इंटरनेशनल लेवल पे एक रिपरकशंस और जो प्रभाव है वो जाता है। हाल ही में ही एक घटना हुई थी जिसमें मिडल ईस्ट के जो कोई प्रिंस थे और कुछ वहाँ के बड़े लीडर थे मिडल ईस्ट के, तो इंडिया में जब कोरोना क्राइसिस के टाइम में कुछ ऐसे लोगों ने मीडिया में एजेंडा चलाया था, एंटी इस्लामिक या एंटी मुस्लिम, या एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, तो उसकी वजह से क्या है कि मिडल ईस्ट में एक अनरेस्ट पैदा हुआ था। वहाँ के कुछ लोगों ने इंडिया के खिलाफ बयान भी दिए थे, और ऐसा भी सुनने में आया था कि इंडिया के कुछ लोगों को वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है, या उन लोगों को सैलरी नहीं दे रहे, या उन लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, क्योंकि इंडिया का ऐसा माहौल डेवलप हो रहा है। तो डेफिनेटली ये एक एग्जांपल्स है जो भारत सरकार को और हमको समझना पड़ेगा कि अगर हम इंडिया में अगर इस तरह की राजनीति करेंगे तो हमारे सिटीजन को बाहर भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इवन अमेरिका में, वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि इंडियन लोगों को वहां पे परेशान किया गया है। उसके अलावा अगर बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एनजीओ हैं उनकी जो रिपोर्ट आती है उस आधार पर हमारी जो डेमोक्रेसी की जो रैंकिंग है वो डिसाइड होती है, उसी के आधार पर हमें यूएनओ में भी मान्यता मिलती है। हम यूएनओ में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप का एक बहुत बड़ा दावा करते हैं, लेकिन वो दावा उस समय पर खारिज हो जाता है जबकि हम अपने देश के अंदर खुद ही जो है एक कम्युनिटी को या कुछ लोगों को पूरे अधिकार नहीं दे पा रहे। अगर बिल्कुल। संजय जी, ओवरऑल अगर देखा जाए, हम ऑफ कोर्स ये डिस्कशन तो काफी लंबी चल सकती है, लेकिन आज आज आप कुछ देश के लोगों के खिलाफ, लोगों को रादर टू द पीपल ऑफ द कंट्री, कुछ या जो यूथ आ रहा है स्पेशली, वो करंट कंडीशन देखते हुए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एनी स्ट्रॉन्ग मैसेज यू वुड लाइक टू गिव? जी, डेफिनेटली
आज के युवाओं के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है कि वर्तमान में जो भी देश में जो कंडीशन है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो अपने करियर के लिए और एजुकेशन के लिए वो खुद ही स्वयं कुछ करने की कोशिश करे, किसी जॉब पे या किसी उस पर डिपेंड ना होकर एक एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करें। इसके साथ में ही वो पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, वो अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और या फिर राजनीति में आ सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की एमएसएमई स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारी जो कंडीशन है, जो देश को जो जरूरत है, युवाओं की पावर की जरूरत है, जो इस देश के एक तरीके से पावर हाउस है, पावर इंजन है, जो इस देश को आगे ले जा सकते हैं। और मैं मानता हूं कि डेमोक्रेसी की जो ये पॉपुलेशन का जो डिविडेंड है, हम इसका फायदा उठाएं और देश को आगे ले जाएं। ठीक है, ठीक, जरूर जरूर। जी। वेल, थैंक यू सो मच संजय जी, आप आज जुड़े। हालांकि ये डिस्कशन हमारा बहुत ब्रीफ था, इसी टॉपिक को लेके हम पॉलिटिक्स एंड इंडिया, इन्हीं चीजों को लेके हम आगे भी अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर टुडे and it was lovely talking to you. We'll continue next week again on, thank you, Anurag. Definitely on India and politics. Thank you so much. Thanks a lot.